हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा आज का सेशन जियो पॉलिटिक्स से स्टार्ट होता है। हमारा पहला मुद्दा है भारतीय राजनीति और खनिज सुरक्षा। भारत केंद्र बिंदु बन चुका है। हम कई सेशन से इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भारत इस वक्त वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। इसी क्रम में आज की हम इस न्यूज़ को एनालिसिस करने वाले हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, चीन की निर्यात नीतियां, भारत की रणनीतिक स्थिति यानी चीन की जो निर्यात नीति में परिवर्तन आया है। चीन ने जिस तरह से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके निर्यात में पाबंदियां लगाई हैं या उनके निर्यात को, उनकी सप्लाई चेन को बाधित किया है, उस क्रम में भारत की स्थिति को व्याख्यायित करता है ये वाला विश्लेषण। इन तीनों धाराओं का संगम यानी कि कौन कौन सी? चीन की निर्यात स्थिति, निर्यात नीतियां, भारत की रणनीतिक स्थिति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव। 1 नंबर, 2 नंबर और ये रहा 3 नंबर। इन तीन धाराओं का संगम 2026 में एक नई विश्व व्यवस्था को परिभाषित कर रहा है। चीन यूरोप खनिज कूटनीति, ये तीन जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं? चीन यूरोप खनिज कूटनीति, महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण और यूरोपीय प्रतिक्रिया। चीन का महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण और उसकी सप्लाई चेन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आना। लगभग 85% से ज़्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, REE हैं, उनकी जो सप्लाई चेन है उसमें चीन का हिस्सा 85% से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हाल ही के विवाद में चीन द्वारा यूरोप को जो सप्लाई चेन थी उसको बाधित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप ने भारत की तरफ रुख किया है। भारत के साथ साथ ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के, जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों की तरफ रुख किया है, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में जब स्थितियां जटिल होंगी और गंभीर होंगी, उस समय इस तरह की सप्लाई चेन को बाधित करके आपको मजबूर किया जा सकता है, आपके साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है। इसलिए वो राष्ट्र दूसरी तरफ देख रहे हैं। हिंद प्रशांत स्वायत्ता, अमेरिकी चीन प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति यहाँ महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो है, अपनी जो रणनीतिक स्वायत्ता है, उसको सुरक्षित रखते हुए, जो अभी तक भारत की विदेश नीति केवल इस बात पर चलती थी, अभी तक कहने से मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से जो हम बदलाव देख रहे हैं, पहले हम गुट निरपेक्षता की बात करते थे, अब हम रणनीतिक स्वायत्ता की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं, हम किसी को काउंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे रणनीतिक हितों की बात आएगी तो हम खुलकर किसी भी गुट का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसमें क्वाड जैसे गठबंधन या फिर G20 में सम्मिलित होना, ब्रिक्स जैसे देशों का, ब्रिक्स संगठन को मजबूत करना भारत की स्थिति को संदर्भित करता है। भारत विश्वसनीय विकल्प, अब इन सब राष्ट्रों में, इन तीनों जो हमने आपको तीन चुनौतियां बताई, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती हो या चीन की निर्यात नीति हो या फिर तीसरी चुनौती है वो है भारत की रणनीतिक स्थिति, इन तीनों के बीच भारत एक सुरक्षित विकल्प के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित हो रहा है। ऐसे में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत की उभरती भूमिका, ये जो MSP है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ये। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भारत सदस्य बन चुका है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का गठन 2022 में USA के लीड में किया गया था, USA ने इसका गठन किया था। वर्तमान में 14 सदस्य यूरोपीय यूनियन को मिलाकर, इसमें जो सदस्य हैं कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इस तरह के राष्ट्र सदस्य हैं। तो यूरोपीय यूनियन को मिलाकर इसमें इस वक्त कुल 14 सदस्य हैं। भारत ने इस कमेटी की, इस गठबंधन में अपनी सदस्यता 2023 में सुरक्षित की थी। 2023 से भारत MSP का सदस्य है और वर्तमान में भारत की स्थिति इसमें बहुत मजबूत कंडीशन में पहुंच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो तीन हमने आपसे अभी डिस्कस किया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। चीन यूरोप महत्वपूर्ण खनिज कूटनीति, चीन और यूरोप के बीच हमने आपको बताया कि चीन और यूरोप के बीच एक प्रतिस्पर्धा सी चल रही है, क्योंकि अभी जब यूरोप का कटाव अमेरिका से बढ़ता है तो यूरोप का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता है। फिर अमेरिका जब मैनेज करता है तो फिर से चीन और यूरोप के बीच कुछ खटास जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कोफेस और फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि, विश्लेषण बताते हैं कि 2026 में चीन द्वारा लिथियम और कोबाल्ट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण दुर्लभ धातु हैं, आपको पता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये, जिनका प्रयोग हम जो अभी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक के वाहन, EV व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा सुरक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो चीन ने इन दो दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ साथ अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम ने यूरोपीय देशों को अपनी
आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता का तीव्र एहसास कराया है। यूरोपीय राष्ट्रों को ये बात पता चल चुकी है कि उनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है, उनकी जो सप्लाई चेन है, वो कितनी भेद्य है। भेद्य का मतलब वर्नलेबल, कितनी वर्नलेबल है, यानी किसे कोई भी इसे आसानी से भेज सकता है। चीन जब चाहेगा तब आपकी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर देगा और आपके पास नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा कि अब वो टेबल पर आपके साथ बात कर सकता है और आपको करना होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू ही इतना है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू ही इतना है कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए अकेले काफ़ी हैं। आने वाले समय एआई का है, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या डिफेंस का सेक्टर हो या फिर आपकी दैनिक जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, आपकी गाड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, बैटरी हो गया, इन सब में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बखूबी प्रयोग किया जाता है, जिसकी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने का कार्य फिलहाल की स्थिति में चीन कर रहा है। यूरोपीय संघ अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय खनिज समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह भू राजनीति पुनर्संरेखण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आ रहा है। कुछ तथ्यों की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि वैश्विक आरई रेयर अर्थ एलिमेंट के में हिस्सेदारी की बात करते हैं तो चीन की हिस्सेदारी 85% है। अब देखो इस चीज़ को कि चीन रेयर अर्थ एलिमेंट का 85% हिस्सा अपने पास रखता है, यानी पूरी सप्लाई चेन का 85% हिस्सा चीन के पास है। अगर चीन चाहे तो पूरी इस बेस्ड इकोनॉमी को, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड इकोनॉमी को यूं ही ठप कर सकता है, यूं ही रोक सकता है। तो अब सभी राष्ट्रों को, खासकर विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं हम, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, क्योंकि अभी इन धातुओं का, इन में एलिमेंट्स का प्रयोग ज़्यादातर हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी में होता है, और हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी की इनके पास है डेवलप कंट्री के पास है। तो ऐसे में भारत एक बीच का एक रास्ता निकलता है कि भारत के साथ सप्लाई चेन को मेंटेन करना चाहिए। केवल भारत नहीं, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भी इसमें चर्चा है, लेकिन भारत उन सबका केंद्र बिंदु है। ईयू का क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट 2024 में लागू हुआ था। यूरोपीय यूनियन ने अपना क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट 2024 में लागू किया है। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सदस्य बना। हमने आपको बताया भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सदस्य 2023 में बनता है, जबकि इस संस्था का गठन 2022 में अमेरिका के नेतृत्व में होता है। वर्तमान में इसके सदस्यों की बात करें तो यूरोपीय यूनियन को मिलाकर कुल 14 सदस्य हैं इस वक्त। इसमें 23 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। फॉरेन पॉलिसी और कोफेस की ये रिपोर्ट है, जिसका विश्लेषण अभी हमने आपके साथ प्रस्तुत किया है। आ जाओ, अब बात करते हैं भारत खनिज आपूर्ति में वैश्विक विकल्प कैसे बन रहा है, किस तरह की चीज़ें भारत के पास है, किस तरह की रणनीति है भारत की, जो विश्व इसे एक आपूर्ति श्रृंखला के मुख्य प्लेयर के रूप में देख पाता है। जैसे जैसे यूरोप और अन्य पश्चिमी देश अपनी खनिज निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत एक विश्वसनीय एवं लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उनके सामने दिखाई पड़ता है। घरेलू खनिज भंडार, भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इन रेयर अर्थ एलिमेंट की पुष्टि हो चुकी है और भारत जल्द ही इनकी निकासी का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की पुष्टि हो चुकी है। काबिल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जिसका गठन भारत सरकार ने 2019 में किया था। इस कंपनी का गठन 2019 में किया गया और सरकार का ये अभिमत है, सरकार ने इसका उद्देश्य स्थापित किया है इस कंपनी के पीछे कि ये कंपनी विदेशों में जाकर, नाम ही स्पष्ट है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, यानी कि खनिजों की खोज विदेश में जाकर करना, खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में इसका महत्वपूर्ण योगदान स्थापित हो चुका है। इस कंपनी की बात करते हैं क्योंकि इस तरह के ही जब यूपीएससी प्रश्न उठाता है तो वो इसी तरह की चीज़ों को खोजता है। काबिल के बारे में वो आपसे स्पेसिफिक होकर प्रश्न पूछ सकता है। काबिल का गठन कब किया जाता है? तो 2019 में इसका गठन, संस्था का गठन किया जाता है। जबकि अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो नाल्को इसमें 40% की हिस्सेदारी रखता है। नाल्को इसमें 40% की हिस्सेदारी रखता है। SCL कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इससे 30% की हिस्सेदारी लगता है, जबकि MECL इसमें 30% की हिस्सेदारी रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सीधे पूछा जा सकता है। नाल्को जो है वो 40% की हिस्सेदारी रखता है। SCL 30% की हिस्सेदारी रखता है, जबकि MECL इसमें 30% की हिस्सेदारी रखता है।
रणनीतिक साझेदारियों की बात करते हैं तो भारत EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के अंतर्गत खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग तेज हुआ है। यह साझेदारी भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, यानी भारत के पास भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारत भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। ईवी और हरित ऊर्जा क्षेत्र हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो ग्रीन एनर्जी का फील्ड है उसमें इन रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना है। और इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी बनाती है। यानी भारत अब किसी के लिए चॉइस नहीं रह गया, बल्कि अनिवार्य चॉइस नहीं है भारत की, भारत को चूज करना है किसी अन्य राष्ट्र को कि हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला के अबाध रूप से जारी रखने के लिए भारत को चूज कर लें। चूज नहीं कर सकते, ये अब आपकी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है भारत को चूज करना। यानी भारत अब आपके लिए चॉइस का प्रश्न नहीं रह गया भारत, बल्कि भारत आपकी जीवन रेखा के लिए अनिवार्य हो गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति हमने आपको बताया कि ORF की प्रमुख संस्थाएं हैं। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की 2026 की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अपनी नीति को सुदृढ़ किया है भारत ने। भारत न किसी गुट का समर्थन करता है और न ही तटस्थ बना हुआ है। यानी अब तक हम बात करते थे ना, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रलाइज फेस को फॉलो करते हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत अब कहता है कि हम किसी गुट में नहीं हैं, हम तटस्थ हैं। हम किसी गुट में नहीं हैं हम, लेकिन अब हम तटस्थ भी नहीं हैं। अब हम अपनी रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी गुट का सहयोग या समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में चाहे वो क्वाड हो या CO हो या G20 जैसे विभिन्न ग्रुप हों, उनको भारत समर्थित करता है। ब्रिक्स प्लस भी इसमें है। ORF की रिपोर्ट की बात हमने कर लिया। वैश्विक निवेशकों की नई दृष्टि, जो वैश्विक निवेशक हैं उनकी नई दृष्टि है, मतलब उनकी जो अब नया व्यू है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उस दिशा में भारत को अब केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में ही देखा जा रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, भारत अब केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं रहा है। जनरली जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भारत को उपभोक्ता बाजार के रूप में ही ट्रीट करते थे। उपभोक्ता बाजार का क्या मतलब है? हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, हम 150 करोड़ से अधिक लोग हैं। अगर हम थोड़ा मतलब 150 करोड़ हम नहीं बात करते हैं कि सबके सब लोग एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आधे लोगों को भी माने कि वो साबुन लगाकर रोज़ नहा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में एक आदमी पे एक साबुन का, जिसे आप बार कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो कितना बड़ा बाजार है भारत। तो भारत को अभी तक बाजार के रूप में ही देखा जा रहा था, लेकिन भारत की करंट स्थिति और जो हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, हमने अपने डिफेंस को बूस्ट किया है, हमने अपनी रणनीति, जो हमारी रणनीति थी जिसकी भी हम बात कर रहे थे, हमने अपनी स्वायत्ता को बनाकर रखा है। इन सब का एक सम्मिलित परिणाम भारत के सामने इस तरह से आया है कि तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखला के मोर्चे पर हम अब एक अनिवार्य सहयोगी बन गए हैं। अभी हमने आपसे बात की है, वी आर नॉट अ चॉइस। अब हम चॉइस नहीं हैं, हम अनिवार्य रूप से आपके लिए उपयोगी दवा की तरह हो गए हैं। तो भारत को एक बाजार से हटकर अब ट्रीट किया जा रहा है, एक सहयोगी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि इस तरह समझिए कि एक एम्प्लॉय का जो रिश्ता होता है अपने बॉस से, जबकि उसी बॉस का उसी कंपनी के जो पार्टनर्स से जो रिश्ता होता है उस तरह का। पहले रिश्ता हमारा कैसा था? एम्प्लॉय और बॉस वाला रिश्ता था, भारत एम्प्लॉय की तरह था, जबकि डेवलप्ड कंट्री जो थे, डेवलप्ड नेशन थे, वो हमें हमारे बॉस की तरह ट्रीट किया करते थे। अभी हमें उनको उसी कंपनी का पार्टनर की तरह ट्रीट किया है, हमने उनके शेयर्स को खरीद लिया है। इसको इस तरह से समझिए आप। रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी रक्षा क्षेत्र में अभी तक भारत की रणनीति थी कि कोई भी राष्ट्र 74% तक ही FDI कर सकता था। इसका मतलब अगर किसी ने कंपनी A बनाई है तो कंपनी A में 74% हिस्सा ही मात्र उसका कोई विदेशी कंपनी उसमें निवेश कर सकती है, बाकी का जो 26% है उसे कोई भारतीय कंपनी ही ऑन करेगी। ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर कोई बाहरी कंपनी आकर हमारे यहाँ रक्षा उद्योग खोलती है और कुछ ऐसा वो ईजाद करती है, कोई चीज़ बनाती है जिसे हम खरीदते हैं, हमारी फौज यूज करती है, हमारी आर्मी यूज करती है, और इन केस कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, वो जिस देश से वो इन्वेस्टमेंट आया है उनका कहीं ना कहीं तो बस चलता ही है। अगर गूगल, अभी आपने देखा कि जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे उस वक्त सभी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हों, गूगल हों, ये सब अमेरिका में टेबल पर बैठी हुई थी और निर्णय में प्रतिभाग कर रही थी। ऐसे में अगर
कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट करके रखी है और अगर आप उस पर डिपेंडेंट हैं तो आपको ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको समय पर सामान की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करवाई जा सकती है। इसी क्रम में भारत ने अभी तक ये नियम फॉलो करता था कुछ वर्षों पूर्व तक कि हमारे यहाँ एफडीआई, अगर कोई रक्षा क्षेत्र में एफडीआई कर रहा है तो कम से कम 26% हिस्सेदारी हमारी भी होगी, ताकि हम बोर्ड में एक मेंबर की तरह हों, हमारे भी वोटिंग राइट्स हों। लेकिन भारत ने उसको बढ़ाकर 100% कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम अब जान चुके हैं कि, हम ही नहीं जान चुके हैं, सभी ये जान चुके हैं कि ये लोग काफ़ी स्टेबल हैं, ये लोग खुद अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, चल के यहाँ कुछ कमा लिया जाए अपना भी इन्वेस्टमेंट करके। तो आइए करिए आप एफडीआई, आप नहीं देंगे तो हमें नहीं चाहिए, जाओ, हमारे पास खुद का अपने डेवलप्ड हथियार है, हमने दिखाया किस तरह से हमारे आकाश ने काम किया है, हमारे आकाश मिसाइल ने काम किया है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी दिखाई है दुनिया को। दुनिया, हालांकि अभी एक परसों संडे की खबर है कि एक हमारा तेजस फिर से क्रैश हुआ है और इंडियन एयरफोर्स ने अपने सारे तेजस विमानों को ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने का मतलब है, इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, ग्राउंड करने का मतलब है अब कोई भी जो तेजस जहाज है वो एयरबॉर्न नहीं होगा। एयरबॉर्न नहीं होने का मतलब है वो हवा में अब नहीं उड़ेगा तब तक जब तक वापस से वायुसेना उसके ऊपर से ये जो टैग लगाया है कि अब आप ग्राउंड रहेंगे, उनको ऊपर नहीं करता है। ग्राउंड रहने का मतलब केवल इसी सेंस में नहीं कहा जाता है कि खराब हो गया विमान इसलिए ग्राउंड रहना है, जबकि इसे उस सेंस में प्रयोग किया जाता है जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकी प्राप्त F-35 विमानों को उनके पास शायद F-22 है, मैं कुछ कंफ्यूज हूँ, उन विमानों को ग्राउंड कर दिया था, उनको हवा में एयरबॉर्न नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो उनको बहुत आसानी से भेज सकता है, इसलिए उन्होंने उनको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है उनको उड़ने मत देना, उनको एयरबॉर्न नहीं होने देना, ठीक है। तो भारत के लिए एक निगेटिव खबर है भारतीय डिफेंस सेक्टर में। एक हालांकि आपको डीआरडीओ की जो गलती थी वो ये थी कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमसे ये गलती हो गई है। हम गलती क्या हुई है, ये कारण था जिसकी वजह से हमारा तेजस रुक नहीं सका। कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा गया कि तेजस का ब्रेक फेल हो गया जिसकी वजह से वो रनवे के बाहर चला गया। हालांकि पायलट ने टाइम पर सीट को इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई, लेकिन जो HAL ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमसे ये गलती हुई थी इसलिए ऐसा हुआ है, या हमारा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बाद में जब ये रिपोर्ट खुलकर आती है तो ये आपको शंका के घेरे में डालती है। आप जब वैश्विक लेवल पर अपने आप को एक निर्यातक के रूप में देख रहे हैं, आप तेजस का निर्यात करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कौन सा विमान, लॉकहीड मार्टिन है या फिर रफेल है, डसॉल्ट रफेल जो है, ये फेल नहीं हुए हैं क्या? ये तेजस से ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं इनके, बोइंग के विमान बहुत सारे क्रैश हुए हैं, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपको बताता है कि आप कितना एक्सेप्टेबल है, आप कितना प्रोफेशनल वर्क एथिक्स फॉलो करते हैं, किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है आपके पास कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को। क्यों किया है इसकी तो बात की बात है कि क्यों इस तरह के डिसीजन लिए गए, क्यों इस तरह की बातें छुपाई गई, बात की बात है। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन को वैश्विक, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी उसको वैश्विक समर्थन मिल रहा है। ब्रिक्स और क्वाड दोनों में सक्रिय भागीदारी भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसको निर्धारित करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक और नया मतलब ये है कि बजट सत्र के आखिरी में इस पे संभवतः की वोटिंग होगी, इसको प्रस्तुत किया जाएगा सदन में। इसमें जो रिपोर्ट है उसमें आप ये समझिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो JPC बनी थी, सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे आपको पता है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, यानी पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई कि आप डिसाइड करिए, आप देखिए एक बार कि कैसा है। तो उनकी रिपोर्ट का अनुमान है कि बजट सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह में एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है JPC। अब जब JPC अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो उस पर चर्चा होगी। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 से 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो नीतियां लागू होती हैं उनमें उनको फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, साथ ही आर्थिक दबाव बढ़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित बचत 4.5 लाख करोड़ प्रति चुनाव खर्च होता है, जिसको बचाया जा सकता है। साथ ही प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि का अनुमान है। संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। विपक्षी दलों की आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं इस मामले पर। संविधान संशोधन की जब बात हो रही है समिति की रिपोर्ट रामनाथ कोविंद समिति 2024 में गठित होती है, जिसकी रिपोर्ट आती है, बिल प्रस्तुत किया जाता है 2024 में, लास्ट के 2024 के अंतिम अंतिम महीनों में बिल प्रस्तुत किया, कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रस्तुत किया जाता है। JPC की समीक्षा 2025-26 में JPC की समीक्षा होती है इस पर, और अभी आने वाले समय में इस पर
वोटिंग होने जा रही है या वोटिंग हो सकती है। यही हम आपको बताएं कि पार्लियामेंट में अगर ये बिल प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 173 और अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जबकि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी प्राप्त करना होगा। ये 2/3 ये जो संशोधन आएगा वो 2/3 बहुमत से पारित करना होगा लोकसभा और राज्यसभा में। इसके बाद तीसरी जो टर्म लगती है कि आपको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी प्राप्त, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही आर्टिकल कौन कौन से संशोधित हो रहे हैं, तो आर्टिकल 82, 85, 172 और 74। याद करने का तरीका क्या है, एक याद रखिएगा 82, एक का गैप छोड़कर एक माफ़ कीजिएगा 83, आर्टिकल नंबर 83, एक का गैप छोड़कर 85, 172, 83 और 172 याद रखिएगा। 172 के बाद एक का गैप छोड़ के 174 और 83 के बाद एक का गैप छोड़ के 85। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने अभी जस्ट पढ़ा था इसलिए कंफ्यूज हो गया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए एक्ट, वीबीएसए का एक नया संगठन बनने वाला है जो भारत में विभिन्न नियामक संगठन है जो उच्च शिक्षा को नियामकीय निर्देश प्रदान करते हैं, उन सबको सम्मिलित करके एक विशिष्ट शिक्षा अधिष्ठान बनाने की योजना है सरकार की, ताकि जो न्यूनतम नियंत्रण रखा जा सके और अधिकतम प्रवर्तन सम्मिलित किया जा सके। यानी कि आपके ऊपर हमारी जो विभिन्न उच्च शिक्षा के संगठन हैं उनमें न्यूनतम नियंत्रण स्थापित किया जाए, जबकि उनके प्रवर्तन के अधिकतम अधिकार उनको प्रदान किए जाएं। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीन नियामक संस्थाओं को, ये ध्यान रखिएगा आप, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीन संस्थाओं को एकत्रित करके एक नया सुव्यवस्थित नियामक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना करने का उद्देश्य है। ये एनईपी 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। 2026 में गति पकड़ रही योजना एनईपी 2020 के उस विजन को मूर्त रूप देती है जो भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों पर लाना चाहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा को, भारतीय शिक्षा पद्धति को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना चाहती है। अगर आपको वैश्विक मानकों के अनुरूप ढलना है तो आपको संगठनों को स्वायत्ता देनी होगी, संगठनों को ऑटोनॉमी देनी होगी। उन्हीं ऑटोनॉमी देने के क्रम में विभिन्न संगठन हैं, जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, इनके माध्यम से कठोर नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं, जिनको दूर करने के लिए ये नया एक अधिष्ठान बनाया जा रहा है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए। तो वीबीएसए के माध्यम से न्यूनतम नियंत्रण किया जाएगा, जबकि अधिकतम प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विश्वविद्यालयों को क्यूएस जो रैंकिंग होती है उसमें और टीएचई रैंकिंग में विशेष स्थान दिलाने की योजना है इन नियामकीय संरचनाओं को बदलने के माध्यम से। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस साल 2026 के बजट में, 2026-27 के बजट में लगभग 26 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है और आने वाले समय में इनकी योजना है कि कुछ वर्षों में 40 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद आने वाले कुछ समय में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर देश के एक ऐसे राज्य के रूप में अपने आप को अधिष्ठापित करना चाहते हैं जो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रखता है। इसके पीछे जो काम है, उनके पीछे एक स्कीम है चैंपियन एसएमई योजना। चैंपियन एसएमई योजना के अंतर्गत पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, के समीप नए औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा। उनको पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चैंपियन एसएमई योजना को तेज किया है। इसका मतलब क्या है, जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके आसपास के ऐसे क्लस्टर जहाँ पर इनकी ज़रूरत थी, जहाँ पर क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चैंपियन एसएमई योजना स्टार्ट की है। एसएमई योजना क्यों स्टार्ट की गई है, ये उन क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए है जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास हैं, ताकि इस योजना के अंतर्गत बनारसी साड़ी, चिकनकारी, मुरादाबादी पीतल, आगरा के चमड़ा उद्योग जैसे पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधा जोड़ा जा सकेगा। मतलब अगर आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या मतलब है, एक ऐसी ट्रेन चला रहे हैं भारत सरकार जिसमें मालगाड़ी है लेकिन इसके लिए एक अलग से रेल की पटरी पूरी बिछी हुई है, ताकि मालगाड़ी को किसी भी तरह से जो यात्री गाड़ी है उसके साथ इंटरसेप्ट ना हो। जो मालगाड़ियाँ रुकी रहती हैं और सवारी गाड़ियाँ जाती रहती हैं, ऐसी स्थिति ना हो। एक अलग से कॉरिडोर बनाया गया कि इस पर केवल मालगाड़ी चलेगी और तेज़ गति से चलेगी। इससे जो कच्चा माल है वो भी आसानी से सही जगह पहुँच सकेगा, बिना खराब हुए पहुँच सकेगा, और सरकार मतलब रेलवे को भी अच्छा मुनाफा हो सकेगा, जबकि व्यापारियों को भी मुनाफा हो सकेगा। तो इस चैंपियन एसएमई की योजना के माध्यम से
उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे उत्पाद हैं उनको वैश्विक बाजार में निर्यात करने की योजना बना रही है। इस क्रम में फ्लिपकार्ट और अमेजन का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से भी ODOP योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। DFC के नोडल पॉइंट्स पर लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जा रहा है। MSME क्लस्टर को PLI स्कीम से लिंक करना इसकी एक योजना के अंतर्गत आता है। निवेश वर्ष 2026 में 3200 करोड़ आवंटित किए गए हैं इस योजना को संरक्षित करने के लिए, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला राज्य होने वाला है कुछ समय में भारत का। प्रोजेक्ट सनकैचर, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर का सपना। आपको बताएं, प्रोजेक्ट सनकैचर पर्यावरणीय लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है अगर ये सफल होता है। हालांकि अभी ये विचार के स्तर पर है, इस पर काफ़ी लॉजिक लगाए जा रहे हैं, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे सफल कर पाते हैं, इसे सही दिशा में ले जा पाते हैं, तो हम अपने पर्यावरण को काफ़ी कुछ हद तक संरक्षित कर पाएंगे। क्या है प्रोजेक्ट सनकैचर? प्रोजेक्ट सनकैचर एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम जो हमारे धरती का डाटा है जिसे हम स्टोर करते हैं, आप पहले ये समझिए कि जो हमारा ये AI सिस्टम है, जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, इस तरह के सिस्टम सामान्य गूगल सर्च से कई गुना ज़्यादा तक एनर्जी कंज्यूम करते हैं एक सामान्य सर्च में। जैसे अगर आप गूगल पे नॉर्मल कोई सर्च करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करते हैं या कोई संस्था, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया HEL के बारे में, तो अगर आप HEL सर्च करते हैं तो जो नॉर्मल गूगल है वो जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगा उस HEL के बारे में आपको जानकारी देने के लिए उससे कई गुना अधिक ऊर्जा कंज्यूम करते हैं ये AI मॉडल। अगर ये AI मॉडल इतनी ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम करते हैं तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा आप लाएंगे कहाँ से? अगर इतनी ज़्यादा ऊर्जा अगर आपको लानी है तो आपको कोयला जलाना होगा। कोयला नहीं जला रहे हैं तो आपको नवीकरणीय ऊर्जा से इनको लाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा भी तो कहीं ना कहीं कॉन्स बनेंगी बाद में, जब आपकी जो सोलर प्लेट्स हैं वो भी तो बाद में एक आपके लिए समस्या पैदा होगी। तो आप इतनी ऊर्जा ही निर्माण करें जितना आप मानव को जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। तो आप डाटा कहाँ स्टोर करेंगे, आप डाटा सेंटर कहाँ बनाएंगे? तो इसकी योजना है अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में 24/7 सन की लाइट है जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट सनकैचर नाम ही इसका रखा गया। उस लाइट के माध्यम से हम ऊर्जा को अबाध आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। जबकि धरती पर लाखों लीटर पानी की आवश्यकता होती है उन चैम्बर्स को शीतलित करने के लिए, उन चैम्बर्स को ठंडा करने के लिए जहाँ पर ये डाटा संग्रहित किए जाते हैं। अंतरिक्ष के बारे में पता है आपको कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है वायुमंडल का वो कम होता जाता है। पर 1 किलोमीटर पर 1.6 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है। अंतरिक्ष में ये माइनस में होता है टेम्परेचर, यानी बहुत ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कूलिंग के लिए किसी अन्य प्रणाली की आवश्यकता नहीं होगी, सामान्य कूलिंग वहाँ पर कार्य करेगी। तो ये व्यवस्था अगर बन पाती है तो गूगल जैसी कंपनियाँ इसमें बड़ी आगे हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। अगर ये व्यवस्था बन पाती है तो निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। वैश्विक डेटा सेंटर 2026 में वैश्विक बिजली का 2% उपभोग होता है। एक डाटा ध्यान रखिएगा कि वैश्विक बिजली का 2% उपभोग केवल वैश्विक डाटा सेंटर में किया जाता है। AI कंप्यूटिंग के कारण यह मांग 2030 तक 3 से 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है, यानी लगभग 10% तक का बिजली जो हम बना रहे हैं, जो हमारे पास है, उसका AI यूज कर लेगा। 10% का हिस्सा अकेले यही यूज कर लेगा। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा 24/7 और अधिक दक्षता से उपलब्ध होती है। शीतलन कूलिंग के लिए पानी की आवश्यकता समाप्त होती है। हालांकि अभी यह अवधारणा प्रारंभिक शोध के चरण में है, इस पर विचार किया जा रहा है। गूगल और अन्य टेक कंपनियां सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट यानी SSO है, उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रह आधारित डेटा केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाश रही हैं। टेक न्यूज़ वर्ल्ड और साइंस डेली 25 फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ये स्पेस डेटा सेंटर पृथ्वी पर बिजली और पानी की खपत को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे ये पर्यावरण को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। AI और जलवायु एक बढ़ता हुआ विवाद, यही जो हमने आपको बताया। AI के बारे में कुछ डाटा जो हमने आपको शेयर किया उसे आप एक बार पढ़ लीजिए। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जनरेशन AI जैसे ChatGPT, जेमिनी का तेजी से बढ़ता उपयोग डेटा केंद्रों की ऊर्जा खपत को बढ़ा रहा है। यह अभूतपूर्व स्तर तक ले जा रहा है। एक GPT-4 क्वेरी एक सामान्य गूगल सर्च से 10 गुना अधिक ऊर्जा का खपत करती है। पेरिस एग्रीमेंट 2025 लक्ष्य है कि AI कंपनियां कार्बन तटस्थता के वादे कर रही हैं, पर वास्तविक उत्सर्जन बढ़ रहा है। जल संकट डेटा सेंटर शीतलन के लिए अरबों लीटर पानी की खपत होती है। जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में एक विशेष चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट सनकैचर इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आ सकता है। चलो आज के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है कोच्चि मुजिरिस बिनाले वैश्विक कला का भारतीय उत्सव।
इस जो ये उत्सव है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। 2025-26 के संस्करण में 40 प्लस देशों की भागीदारी है। यहाँ पर कोच्चि मुजिरिस बिनाले में अनुमानित दर्शक 5 लाख से अधिक अनुमानित दर्शकों के आने की उम्मीद है। इस फेस्टिवल में कोच्चि मुजिरिस बिनाले, नाम ही कितना महत्वपूर्ण है, कोच्चि से याद रखिएगा। केरल का नाम केरलम करने पे भी मोहर लग गई, उस पर भी ध्यान रखिएगा। उसे आज हम नहीं ले सके, कल लेंगे, दिमाग से निकल गया। आर्थिक प्रभाव, केरल पर्यटन को 800 करोड़ प्लस का योगदान देता है। ये सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको प्रारंभ किया है। केरल के फोर्ट कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बिनाले 2025-26 अपने अंतिम चरण मार्च 2026 में है। यह भारत का पहला और एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला बिनालेज में एक है। इस वर्ष की थीम समुद्री स्मृति और प्रवासी पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। 40 से अधिक देशों की कलाकारों की साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशंस तैयार किए गए हैं जो ऐतिहासिक बंदरगाह नगर कोच्चि की भूगोल और इतिहास से संवाद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।